नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी पिछली कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। मेरे पति राजेश एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थे। उनकी पगार अच्छी थी, फिर भी हम लोग भारी कर्जे से दबे हुए थे। शेयर मार्केट में राजेश ने बार बार घाटा उठाया, पर बहुत अमीर बनने की धुन के चलते इस लत ने अब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था। मैंने अपनी सहेली प्रियांशी से कहीं नौकरी के लिए कहा। वह एक कंपनी में नौकरी करती थी। एक दिन वह मुझे लेकर अपनी कंपनी गई। वहां उसने मेरी मुलाकात अपने बॉस सुधीर से कराई। सुधीर के सिफारिश पर मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी, ऐसा आश्वासन देकर प्रियांशी मुझे उनके पास लाई थी। सर, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, आप मेरी सहायता कीजिए प्लीज। ये प्रार्थना करते हुए मेरी आंखों में एकाएक आंसू छलक आए। मेरी खूबसूरती से सुधीर बहुत प्रभावित हुआ। मैंने अब तक सुधीर के दिल में खास जगह बना ली थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भविष्य में उनसे संपर्क बनाए रखूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका काम हो जाए। इस कागज पर आप जरूरी संपर्क लिख दें। उन्होंने पैड और पेन मुझे पकड़ा दिया। करीब 10 मिनट बाद मैं प्रियांशी के साथ चली आई, लेकिन इन कुछ मिनटों मैंने उनका दिल जीत लिया था। मुझको कलर की नौकरी दिलाना उसके लिए कठिन काम नहीं था। करीब एक हफ्ते बाद वह मेरी नियुक्ति की अच्छी खबर लेकर शाम को मेरे घर पहुंच गए। वहां मैंने उनकी मुलाकात अपने पति संजीव, सास व 5 वर्षीय बेटे रमन से कराई। मेरी नियुक्ति की खबर सुन घर का माहौल खुशी से भर गया। मेरे घर की हर चीज इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे। मेरे पति बातनी किस्म का इंसान था। उनकी बातों से उन्हें भी मालूम हो गया कि उसकी स्टॉक मार्केट में बहुत दिलचस्पी थी। कुछ देर बाद राजेश मुंह मीठा कराने के लिए बाजार मिठाई लेने चला गया। सुधीर ने आग्रह करके मुझको अपने सामने बैठा लिया। सर, आपकी कृपा से मुझे नौकरी मिली है और मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब 2 वक्त की रोटी और रमन की पढ़ाई का खर्च मैं अपने बूते पर उठा सकूंगी। मेरी बड़ी बड़ी आंखों में सुधीर के लिए सम्मान के भाव उसे साफ नजर आए। तुम्हें नौकरी दिलाने वाली बात अब खत्म हुई। इसके बाद तुमने मुझे धन्यवाद कहा तो मैं फौरन उठकर चला जाऊंगा। सुधीर ने अपनी आवाज को नाटकीय रूप से सख्त किया, पर उसके होठों पर मुस्कुराहट बनी रही। अब नहीं दूंगी धन्यवाद सर। मैं मुस्कुराई और फिर उठकर रसोई की ओर चली गई। कुछ देर बाद बड़े अच्छे माहौल में हम सब ने चाय नाश्ता किया। फिर सुधीर हमसे विदा लेना चाहता था, पर ऐसा संभव नहीं हुआ, क्योंकि बेहद अपनेपन के साथ आग्रह करके मैंने उसे रात का खाना खाकर जाने के लिए रोक लिया। उस शाम के बाद से सुधीर का घर में आना जाना निमित्त सा हो गया। कुछ दिनों के बाद रमन के जन्मदिन की पार्टी में वे शामिल हुए। फिर एक त्योहार आया और मैंने उन्हें घर खाने के लिए आमंत्रित किया। धीरे धीरे हमारे परिवार के साथ उनके संबंध गहरे होते चले गए। मैंने देखा धीरे धीरे सुधीर मेरी तरफ आकर्षित होने लगा है। एक दिन अपने रूम में चाय पीते हुए सुधीर ने मुझसे पूछा, तुम्हें पता है राखी, मैं किस दिन को अपने लिए भाग्यशाली मानता हूँ? आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने जवाब सुनने के लिए अपना ध्यान उसके चेहरे पर केंद्रित कर लिया। जिस दिन तुम मेरे पास नौकरी पाने के सिलसिले में आई थी, सुधीर ने कहा। मेरे लिए तो वह यकीनन महत्वपूर्ण दिन था। मैं बोली, पर आप क्यों उसे अपने लिए भाग्यशाली मानते हैं? वह दिन मेरे जीवन में न आया होता तो आज मैं तुम्हारे जैसी अच्छी दोस्त कैसे पाता? उसके स्वर की भावुकता को पहचान कर मैं नजरें छिपाकर फर्श को निहारने लगी। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना राखी? मैंने उसकी तरफ देखकर एक बार सिर हिलाकर हाँ कहा और फिर से नीचे फर्श देखने लगी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ पर रखा और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम मुझे अपना समझकर हमेशा अपने दुख दर्द मेरे साथ बांट सकती हो। थैंक्स। मेरे होठों पर छोटी सी मुस्कान उभरी। मेरे हाथ पर उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत थी। मैंने अपना हाथ आजाद करने का प्रयत्न किया पर असफल रही। कुछ घबराए से अंदाज में मैंने उसके चेहरे पर खोजपूर्ण दृष्टि डाली।
वह बड़े प्यार से मेरा चेहरा निहार रहा था। उसके आंखों के भाव पढ़कर मेरे गोरे गाल अचानक गुलाबी हो उठे। वह मुझे चाहता है, यह बात उस दिन मैं पूरी तरह से समझ गई। उस दिन से हमारे संबंध एक आयाम में प्रवेश कर गए। हमारे लिए दोस्ती की सीमा लांघना गलत होगा सर। राजेश को धोखा देकर मैं गहरे अपराध बोध का शिकार बन जाऊंगी। जब भी वह मुझसे प्रेम का इजहार करने का प्रयास करता, मेरा यही जवाब होता। मुझको उसके प्रस्ताव में बिल्कुल रुचि ना होती तो मैं आसानी से उससे कन्नी काट लेती। मैं अपने घर की परिस्थितियों से खुश नहीं थी। राजेश का व्यवहार, आदतें, वह घर का खर्च चलाने में उसकी असफलता मुझे दुखी रखते। सुधीर मेरी बातें बड़े धैर्य से सुनता। जब मेरा मन हल्का हो जाता तभी वह हंसी मजाक व छेड़छाड़ शुरू कर देता। सुधीर ने मेरे जन्मदिन के मौके पर एक सुंदर साड़ी उपहार में दी और मुझे पहली बार उसने अपनी बाहों में भरा तो मैं घबराए लहजे में बोली, नहीं, यह सब ठीक नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। अपनी बाहों की कैद से उसने मुझे मुक्त नहीं किया, क्योंकि मैं छूटने का प्रयास बड़े बेमन से कर रही थी। मेरे मादक जिस्म का नशा उस पर कुछ इस तरह हावी था कि उसने मेरे कानों और गर्दन को गर्म सांसें छोड़ते हुए चूम लिया। मैंने झुरझरी के साथ सिसकारी ली। मुंह से ना करती रही, पर उसके साथ और ज्यादा मजबूती से मैं लिपट भी गई। मुझको गोद में उठाकर वहां बेडरूम में ले आया। वहां उसके आगोश में बनते ही मैंने सब तरह का विरोध समाप्त कर समर्पण कर दिया। वह मेरे बदन को चूमने लगा और मैं भी उसके गालों को चूमने लगी। हम दोनों के अंदर उठे उत्तेजना के तूफान के थमने के बाद भी हम देर तक निढाल होकर एक दूसरे से लिपट कर लेटे रहे। कुछ देर बाद मेरे सिसकने की आवाज सुनकर वह चौंका। मेरी आंखों से आंसू बहते देख वह प्यार से मेरे चेहरे को चूमने लगा। मेरी सिसकियां कुछ देर बाद थमी तो उसने पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जवाब में मैंने उसके होठों का चुंबन लिया और भावुक स्वर में बोली, प्रेम का इतना आनंददायक रूप मुझे दिखाने के लिए धन्यवाद सुधीर। हमारे संबंध एक नए आयाम में प्रवेश कर गए। मैं ही नहीं, बल्कि मेरे घर के बाकी सदस्य भी सुधीर को अच्छे लगने लगे। वह भी अपने को हमारे घर का सदस्य समझने लगा। वह मेरे घर वालों की जरूरतों का ध्यान रखता। दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं।